सो हम लोगों ने बात की थी दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स पे हम लोग बात कर रहे थे, और इस पे हम लोगों ने क्या क्या देख लिया बेटा, कहाँ तक मूव कर लिए थे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने देख लिया था इसका ओरिजिन, मेन काम था इसका ओरिजिन ऑफ चार्ज। तो जो मैं इसी को वापस लेता हूँ, ओरिजिन की जब बात हुई थी, ओरिजिन ऑफ चार्ज, आप लोग बता सकते हो कहाँ से चार्ज ओरिजिनेट हुआ था। फर्स्ट था फ्रिक्शन, सेकंड हमने कहा था, एक तो था इसका फ्रिक्शन, ठीक है, ड्यू टू द फ्रिक्शन होता था। सेकंड बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट मैंने कहा था, दैट वाज एडसॉर्प्शन थ्योरी। एग्जाम में ये थ्योरी आती है 3 मार्क्स की, तो यहां पर कैसे लिखना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी colloidal particle absorb the common ion from the, कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रोलाइट, एंड अक्वायर चार्ज, और चार्ज अक्वायर कर लेता है। अब ये तो होगी बेटा बात थियोरेटिकली, ठीक है। अब इस बात को कैसे समझे कि इस पर चार्ज कैसे आया कैसे नहीं आया, वो सारी चीज़ें देखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कहता हूँ Ki का सॉल्यूशन AgNO3 या Ki सोल, पोटेशियम एडेड सोल को AgNO3 सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो बताइए बेटा क्या होगा। या दोनों को सॉल्यूशन ही मान लो, एक बार एक्वा सॉल्यूशन है, दोनों के दोनों एक्वा सॉल्यूशन है, इन दोनों एक्वा सॉल्यूशन को हम लोग आपस में मिक्स कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन, सीधी सी बात AgI और KNO3 बनेगा। तो यहाँ पे जो AgI बना इट इज फॉर्म है सोल, ये सोल बन गया आपका, इट्स इन द कोलाइड फॉर्म, प्लस KNO3 बन गया, ठीक है। अब जरा बात समझना, इस AgI सोल पर अगर मैं ऐड करता हूँ ड्रॉप वाइज, ठीक है, या इस AgI सोल के अंदर मैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देता हूँ ऑफ AgNO3, AgNO3 एक्वस ऐड कर दिया, तो क्या होगा, AgI सोल था, कोलाइडल पार्टिकल था, ये क्या एब्जॉर्व करेगा, यहाँ से कॉमन आइन एब्जॉर्व करेगा। तो AgI Ag पॉजिटिव को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्व कर लेगा एंड फॉर्म अ पॉजिटिव सोल बना लेगा। उसी तरह से अगर AgI पर, अगर इस बार आपने एक्सेस Ki को ले लिया यहाँ पर, ठीक है, एक्सेस आपने Ki सॉल्यूशन को ले लिया, तो क्या होगा, अब कॉमन क्या मिला, I नेगेटिव, तो AgI पर I नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बात इस चीज़ पे डिपेंड है कि एक्सेस में कौन सी चीज़ गई। तो अगर मैं इसको ऐसे कह देता ना, Ki सॉल्यूशन पर AgNO3 एक्सेस में डिसॉल्व कर रहे हो, एक्सेस, तो सबसे पहले तो थोड़ा बहुत रिएक्शन करके AgI सोल वहाँ बन जाएगा, और क्योंकि ये एक्सेस में था तो उस वजह से Ag पॉजिटिव उस पर एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे, तो दे विल फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज सोल। कहानी पहले पड़ी। अगर मैंने ये कह दिया कि AgNO3 पे Ki एक्सेसली डिसॉल्व किया गया, तो व्हाट विल हैपन, तो AgNO3 पे Ki अगर आपने एक्सेस में लिया है, पोटेशियम एडेड अगर आपने एक्सेस में ले गए, तो सबसे पहले ये बनेगा, और क्योंकि ये एक्सेस में था इस वजह से वो नेगेटिवली सोल बना देगा आपका। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एक्सेस में कौन लेके चल रहे हैं अपन, क्या एक्सेस में जा रहा है आपका, ठीक है। उसी तरह से तो ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आपको, दैट इज FeCl3 का ले लो, FeCl3 प्लस वाटर, और इसको लिया एक्सेस में, क्या बनेगा बेटा, FeCl3 एक्सेस में लिया है और वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, तो सबसे पहले आपस में रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, FeOH होल थ्राइस का सोल बन जाएगा, प्लस HCl। अब एक्सेस में कौन था,
ये सॉल्यूशन में ही रहेगा, एक्सेस में है तो ये जो FeOH होल थ्राइस जो आपके पास चल रहा था, इस पर FeCl3 जो एक्सेस में लिया गया है, उसको मैं एक्वस शो कर रहा हूँ, वो इस सोल पर पॉजिटिव चार्ज अपेयर करवा देगा और क्या बन जाएगा यहाँ से FeOH होल थ्राइस ऑब्लिक Fe3 पॉजिटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव सोल मिलेंगे। NCERT में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ FeCl3 इज एडेड ड्रॉप वाइज इन द वाटर, या फिर इस तरह से KI सॉल्यूशन, एक्सेस KI सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन। तो वहाँ एक्सेस का ध्यान रखना कि एक्सेस किस चीज़ को लिया जा रहा है आपका, ठीक है, नोट डाउन दिस। उसमें लगा नहीं है एक्चुअली, पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। मैंने वहाँ सेट तो कर दिया है, नहीं मैंने सेट कर दिया था, बट वो फिर हुआ ये बाद में। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, व्हाट बाय पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? हाँ, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाना है, वी कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ मतलब हमारा पोटेंशियल से पोटेंशियल डिफरेंस का ही होगा। जब चार्जेस मूव होते हैं तो मूव होने के लिए जिस ड्राइविंग फोर्स, जिस एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल, उसे हम पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। अब जरा बात को ध्यान से समझना, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि आपने AgI के अंदर एक्सेस ऑफ क्या ऐड किया, AgNO3 ऐड किया, ठीक है, उसी पे बात करते हैं। AgI के अंदर एक्सेस में AgNO3 ऐड किया, दैट इज द एक्सेस। क्या होगा बेटा इस केस में? सबसे पहले तो आपका बन जाएगा, ये ऑलरेडी AgI बन चुका है, इट इज अ सोल, तो इस पर Ag पॉजिटिव डिपॉजिट होगा, ठीक है। अब ये फिनोमेना हुआ कैसे, जरा इस बात को समझो आप। कैसे हुआ? ये जो आपने AgI लिया और सॉल्यूशन में क्या पड़े हुए हैं, Ag पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है, इस तरह से पड़े हुए, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये AgI की क्या है, एक लेयर फॉर्मेशन है, ये AgI सोल था आपका, इसको मैंने इस बॉक्स में बंद कर दिया। अब होगा क्या, AgI सोल जो है उसकी प्रॉपर्टी है खास कि वो Ag पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू द एडजॉर्प्शन थ्योरी, ये बात होगी। तो Ag पॉजिटिव इसकी सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाता है, फॉर्मिंग अ फर्स्ट लेयर। ये AgI के सोल पर एक फर्स्ट लेयर बन जाती है। इस फर्स्ट लेयर को हम लोग कहते हैं फर्म लेयर, फर्म मतलब फिक्स्ड। तो ये जो फर्स्ट लेयर है वी कॉल्ड एज फर्म लेयर, इसे फर्म लेयर कहेंगे, या फिर इसका एक और नाम है वी कॉल्ड एज फिक्स्ड लेयर, इसको फिक्स्ड लेयर भी कह सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से AgI चले गए, कुछ AgI चले गए, सरफेस पे पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा हो गया, वहाँ पर काउंटर पार्ट जो उसका नेगेटिवली पार्ट था वो सॉल्यूशन में पड़ा रह गया, और हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होगा। तो अब क्या होगा, इस AgI पर NO3 नेगेटिव अटैच हो जाएगा और ये मोबिलिटी शो कर रहा है, मोबाइल लेयर कहेंगे इसको, क्योंकि मूव कर पा रहा है इधर से उधर, ठीक है। ये तो फॉर्म हो गया, फिक्स्ड हो गया बेटा, तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूज लेयर, डिफ्यूज लेयर या फिर मोबाइल लेयर। ये दो लेयर फॉर्मेशन हुआ, दीज टू लेयर कंबाइनली कॉल्ड एज हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, इसे कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, ठीक है। तीन बातें हुई बेटा, जब भी हम लोग AgI सोल को एक्सेस AgNO3 में मिलाते हैं तो सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज सोल बनता है। वो बनता है कैसे है कि सॉल्यूशन से पॉजिटिवली चार्ज AgI के पार्टिकल एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं अपनी सरफेस पे, अब वो हो जाएंगे फिक्स, क्योंकि इसके साथ में वो कंप्लीटली जुड़ गए। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव काउंटर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, and they form a diffuse or mobile layer. These two layer formation are called as Helmholtz double layer formation. ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हुआ क्योंकि नेगेटिव यहाँ से मूव करके यहाँ आ रहा है, तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अराइज इन बिटवीन दीज टू लेयर, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज
जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। समझ में आया? 2019 का क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए। क्लियर हुआ? सो दिस इज द होल मैकेनिज्म कि हाउ अ चार्ज इज डेवलप्ड ऑन अ कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, तो हम इसमें लिख लेते हैं। कैसे लिखोगे बेटा? वंस, stop talking and listen. Once the colloidal particle acquire charge, once the colloidal particle acquire charge by adsorption theory, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो by adsorption of common ion, by adsorption of common ion on its surface, then क्या होगा? It attract the counterpart, the counter ion from the solution. It attract the counter ion from the electrolyte. All right, and form double layer formation. The first layer is called as firm layer and the second layer is called as mobile layer. The first layer is called as firm layer, या इसको एक और नाम दे सकते हैं हम लोग, फिक्स लेयर, एंड द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज डिफ्यूज्ड लेयर. द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लेयर आर कॉल्ड एज हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर फॉर्मेशन. ठीक है, सो व्हाट इज हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर फॉर्मेशन? द फॉर्मेशन ऑफ 2 opposite charge layer, opposite charge layer on the colloidal particle, on the colloidal particle is called Helmholtz double layer. Now what is zeta potential? The potential difference, the potential difference between 2 layers over colloidal particle is called zeta potential. इसको हम लोग जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं. समझ में आ गया कंसेप्ट? इजी सा है, शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में. थोड़ा सा उल्टा कंसेप्ट चला गया तेरा, देख अब ध्यान से. व्हाट इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें. ठीक है, हाँ, फिर खत्म, फिर कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा. मतलब कोलाइड्स खत्म, देन कोएगुलेशन. सो मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एसपीएम. तो मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ electricity through selective permeable membrane is called as electroosmosis. ठीक है, तो ये था इसकी प्रॉपर्टीज. नाउ द इंपॉर्टेंट टर्म कोएगुलेशन, नया टर्म. तो कोलाइड्स बेटा खत्म हो गया. कोलाइड्स की एप्लीकेशन और कोएगुलेशन की एप्लीकेशन में एक साथ करवाऊंगा आपको. तो आज कोशिश करते हैं कोएगुलेशन खत्म करें पूरा.
अब करें, अब नया हेडिंग डालो कोएगुलेशन, जिसके बहुत सारे नाम होते हैं। कोएगुलेशन या फिर फ्लक्चुएशन या फिर प्रेसिपिटेशन। ठीक है, कोएगुलेशन, फ्लक्चुएशन या फिर प्रेसिपिटेशन, 3 नाम से जाना जाता है। अब होता है क्या है फ्लक्चुएशन या फिर कोएगुलेशन, नाम से पता चल रहा है पीपीटी का फॉर्मेशन होना। बड़ी मुश्किल से चार्जेस डेवलप किए थे, चार्ज को न्यूट्रलाइज करके वापस से जोड़ दो, सीधी सा कंसेप्ट ही होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड the precipitation of collide through induced aggregation. Aggregation, induced aggregation by the addition of suitable amount of electrolyte. By the addition of suitable amount of electrolyte. जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर रहे हैं, देखो एग्रीगेशन होना है लेकिन अपना आप नहीं होना। एग्रीगेशन कौन करवा रहा है? इलेक्ट्रोलाइट करवा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे जो हम ऐड कर रहे हैं, दीस इलेक्ट्रोलाइट आर टर्म्ड एज पेप्टाइजिंग एजेंट, फ्लक्चुएटिंग एजेंट या फिर कोएगुलेटिंग एजेंट। तो इस जो इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे लिख लेना आप चाहो तो, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज कॉल्ड कोएगुलेटिंग एजेंट, फ्लक्चुएटिंग एजेंट या फिर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। आई थिंक समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है, एक चीज और बोली जा सकती है कि डिस्टेबलाइजेशन ऑफ एन इमल्शन इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएशन। ये भी हो सकता है भाई, इमल्शन को डिस्टेबलाइज करना। इमल्शन क्या होता था? लिक्विड टू लिक्विड कॉम्बिनेशन। इमल्शन बने थे कोलाइड्स के थ्रू, मतलब वो चार्जेस के थ्रू बन गए थे, आपके डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। अब उसको आपने डिस्टेबलाइजेशन कर दिया, तो डिस्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लक्चुएशन, या ऐसे कह लो डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लक्चुएशन। तो ये बात भी याद रखना आप, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ emulsion is known as coagulation, sorry, is known as flocculation. थोड़ा सा बात समझना आप इसको कि कोएगुलेशन तो एक ब्रॉड टर्म है, सभी कोलाइड्स को डी स्टेबलाइज करते हैं, उसे बोलते हैं कोएगुलेशन। लेकिन फ्लक्चुएशन वर्ड सिर्फ इमल्शन के लिए आता है बस। हालांकि बोल दो का सेंस वही है, लेकिन फ्लक्चुएशन इमल्शन के लिए ही यूज पर्टिकुलर होता है। नोन एज, ठीक है, कोलाइड्स पे चार्ज आए थे, इस वजह से उनकी एग्जिस्टेंस थी, चार्ज गायब करेंगे, इस वजह से वो कोएगुलेट बन जाएंगे। और इसी फिनोमेना को लेके आपकी पूरी जहाँ तक तुम देख सकते हो वहीं पर ये फिनोमेना दिखाई दे रहा है। डेल्टा फॉर्मेशन इसी वजह से हो रहा है, ब्लड का क्लॉटिंग इसी वजह से हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, टैनिंग ऑफ स्किन जो होता है इसी वजह से हो रहा है, एनिमल हाइट्स की। तो बहुत सारी जो मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसी की वजह से होता है। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना की बात करें तो। अब आता है कि ऐसा हुआ क्यों, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड दिस, व्हाट इज़ द कॉज, कारण क्या है इसका। मैं 10 बार रिपीट कर चुका हूँ, चार्ज को डिस्टेबलाइज करके आपस में पार्टिकल्स जोड़ देंगे। लिख लो इसमें, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट
ऑन द कोलाइड पार्टिकल is necessary for its existence. राइट के ऊपर चार्ज की वजह से ही एग्जिस्टेंस होता है, बट इफ इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन इन हायर कंसंट्रेशन, अगर इलेक्ट्रोलाइट को आपने हायर कंसंट्रेशन में ले लिया तब क्या होगा? द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट गेट, इलेक्ट्रोलाइट के आयन कोलाइड के आयन के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे. ठीक है. इफ द इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन इन एक्सेस या इन हायर कंसंट्रेशन, देन चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, चार्ज ऑफ द कोलाइड गेट न्यूट्रलाइज बाय द, किसके द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड गेट कोएगुलेटेड, और वो कोएगुलेटेड हो जाएंगे. द बेस्ट एग्जांपल इज सोप. बिलो, फॉर एग्जांपल सोप की अगर बात करूं मैं, सोप एंड डिटर्जेंट्स, तो बेटा इन सोप में अगर बात की जाती थी, आप इसको बिलो 10 की पावर -3 मोल्स पर लीटर की कंसंट्रेशन में ले रहे हो. मोल्स पर लीटर, ये क्या लेके चल रहे हो? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन. ये आपने इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ली. ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन. तो क्या होगा? और अगर आपने लिया इसको, सोप के पार्टिकल्स को 10 की पावर 3 मोल्स पर लीटर में, या फिर आपने लिया अबव 10 की पावर -3 मोल पर लीटर की कंसंट्रेशन में, तो क्या होगा? याद करो. अगर हम सोप पार्टिकल्स को, सोप पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, बिलो 10 की पावर -3 मोल्स पर लीटर में, देन इट इज बिहेव एज, नो, इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट. वो आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. याद करो, मिसल फॉर्मेशन, एसोसिएटेड कोलाइड्स. सर्टेन सब्सटेंस व्हेन टेकन इन स्मॉल अमाउंट दे बिहेव एज अ इलेक्ट्रोलाइट, बट टेकन इन अ सर्टेन कंसंट्रेशन दे गेट एग्रीगेटेड एंड फॉर्म मिसल्स. अब उसी में एक स्टेटमेंट और जोड़ दो, इफ दे आर टेकन इन हायर कंसंट्रेशन देन दे गेट कोएगुलेटेड ऑल्सो. तो तीन बात होगी बेटा. तो यहाँ पर अगर आपने कम कंसंट्रेशन में लिया है इसको, तो दे बिहेव एज आयंस, वो बिहेव कर जाएंगे एज आयंस, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट ही बन गया हो. और अगर आपने इस कंसंट्रेशन में लिया सोप के पार्टिकल्स को, तो किस में बिहेव करेंगे? दे फॉर्म मिसल, वो मिसल्स बना लेंगे. और अगर आपने इससे भी ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट ले गए, तो क्या होगा उस केस में? अब दे गेट कोएगुलेशन, दे फॉर्म या दे गेट कोएगुलेटेड, या कोएगुलेशन हो जाएगा. समझ में आई बात बेटा? ठीक है. अब कोएगुलेशन किस किस तरीके से होता है वो बात समझिए. ये खत्म करेंगे आज, पहले इसको नोट डाउन करो फटाफट. यस, मेथड्स बाय विच कोएगुलेशन कैन अकर. पहला तो होता है बाय परसिस्टेंट डायलाइसिस. अगर रिपीटेड डायलाइसिस करते हो तो भी होता है. ठीक है. इलेक्ट्रोफोरेसिस याद है? कोलाइडल पार्टिकल अपनी जगह से मूव करके दूसरी जगह पे जाके चिपक गए थे, तो चिपकने का मतलब क्या है? वो दे गेट कोएगुलेटेड ना. तो सेकंड आपका आ जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑल्सो. फोरोसिस, फोरोसिस का मतलब होता है मूवमेंट, और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस गेट मूविंग अप. ठीक है. उसके बाद में आ जाता है आपका बॉइलिंग, और बाय एक्सेसिव कूलिंग. कूलिंग के द्वारा भी हम चार्जेस को इंड्यूस करके उसको चार्जेस डिस्टर्ब कर देंगे. तो बाय एक्सेसिव कूलिंग,
एक्सेसिव कूलिंग के द्वारा हो सकता है, और बाय बॉइलिंग ऑफ सोल। सोल के पार्टिकल्स को जब हम बॉईल करते हैं तो जो लेयर उसने एब्जॉर्व की है ना, बॉइलिंग में हीट गई तो वो हीट लेयर को हटा देगा, मतलब चार्जेस की जो लेयर बनी थी उसके ऊपर वो बॉइलिंग की वजह से, हीट की वजह से डिस्ट्रक्ट हो गई, और डिस्ट्रक्ट होकर वो आपस में न्यूट्रलाइज हो गए फिर से। ठीक है, तो बाय बॉइलिंग द सोल पार्टिकल, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा है, बता सकता कोई भी? When positive soul combine with negative soul, they get coagulated. When oppositely mutual charges soul combine together. ठीक है? When opposite charge soul get combined. अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बेटा, what happens when ferric hydroxide soul is mixed with arsenic sulfide soul? क्या होगा बेटा? पॉजिटिवली चार्ज सोल था, नेगेटिवली चार्ज सोल था, आपस में मिलेंगे, डायग्रामेटिक के थ्रू समझ लो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, आपस में मिल जाएंगे और एग्रीगेट हो गए, चार्जेस गेट न्यूट्रलाइज्ड। समझ में आएगा नहीं? तो जब म्यूचुअल अपोजिट चार्जेस को कंबाइन करेंगे तो चार्जेस गेट डिस्ट्रक्टेड। तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, सो द चार्जेस गेट न्यूट्रलाइज्ड एंड गेट कोएगुलेटेड। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है आपका। अब आती है बात, दैट इज हार्जे सुलझे लॉ, हार्डली सुलझने वाला लॉ, जिसको बोलते हैं हार्डी सुलझ लॉ। मैं इसको हार्डी सुलझे लॉ कहूँगा। हार्डली सुलझता है, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स को समझना ज़रूरी है आपको। दैट इज़ कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होता है, कोएगुलेटिंग पावर क्या होता है, और इस पर एक दो न्यूमेरिकल भी ट्राई करेंगे हम अभी। आप थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, कोएगुलेशन खत्म करेंगे। नाउ हार्डली सुलझे लॉ क्या कहता है हमें? पहले एक बात समझनी है आपको कि जो कोएगुलेशन होगा वो तब तक नहीं होगा जब तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाला ना जाए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिक समझा रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ उसको, दैट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीग्राम्स। देखो पहले फ्लो चार्ट में समझो इसको, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीग्राम। ठीक है, इन सॉरी मिलीमोल्स, कंसंट्रेशन है ना, इन मिलीमोल्स। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन किसमें? मिलीमोल्स में। दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट कोएगुलेशन ऑफ 1 liter सोल is called as flocculating or coagulating value for coagulation. So हम बात कर रहे हैं, ये तो ट्रिक हो गई समझने के लिए, डेफिनेशन समझो। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in millimoles, that required to coagulate 1 liter of colloidal sol for coagulation is known as कोएगुलेटिंग वैल्यू, या फिर इसको कह सकते हैं फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू।
इसको मैं CV और FV कह सकता हूं शॉर्ट में। दो तीन बातें समझनी बेटा। कोएगुलेटिंग वैल्यू किसकी प्रॉपर्टी है? कोएगुलेशन कौन करवा रहा है? इलेक्ट्रोलाइट। तो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और कितने कोलाइडल सोल को ये कोएगुलेट करवा रहा है? 1 लीटर कोलाइडल सोल को, ठीक है। और किस में रिक्वायर्ड है? इन टर्म्स ऑफ मिलीमोल्स। बात समझ में आई? सो द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट कंप्लीट कोएगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सोल इज कॉल्ड एज कोएगुलेटिंग और फ्लक्चुएटिंग वैल्यू। अब ये चार्ट याद रखिए, इसके थ्रू हमेशा याद आएगा आपको, वरना ऐसा डेफिनेशन याद करोगे तो 2-3 डेफिनेशन और आएंगी, कंफ्यूज होकर रह जाओगे, खासकर गोल्ड नंबर, कॉन्गो रेड नंबर, इनकी, ठीक है। अब बात आती है फ्लोकुलेटिंग पावर या कोएगुलेटिंग पावर की। फर्स्ट टर्म तो ये होगी, दूसरी टर्म समझिए, कोएगुलेटिंग पावर, जिसको मैं CP कह रहा हूं। क्या होती कोएगुलेटिंग पावर? इट इज अ पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट या एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कोएगुलेट द सोल। ये वो पावर है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो क्या करे, किसी भी कोलाइडल सोल को कोएगुलेट करवा दे। द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कोएगुलेट द सोल पार्टिकल। आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की डिफरेंट कोएगुलेटिंग वैल्यू होती है और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की डिफरेंट कोएगुलेटिंग पावर होती है, ठीक है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैव डिफरेंट कोएगुलेटिंग वैल्यू एंड डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैव डिफरेंट कोएगुलेटिंग पावर, ठीक है। यहां पे एक चीज और याद रखेंगे हम लोग कि CP जो होता है, इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CV। मोर द कोएगुलेटिंग वैल्यू लेसर इज द कोएगुलेटिंग पावर। तो एक बात, थर्ड पॉइंट यहां पे ये आ जाता है, मोर द कोएगुलेटिंग वैल्यू, मैं लिख दूं CV CP से, लेसर इट्स कोएगुलेटिंग पावर, मतलब CV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CP। नाउ फोर्थ चीज आती है एक्टिव आयंस या फ्लोकुलेटिंग आयंस या कोएगुलेटिंग आयंस। 4 टर्म्स बताई थी हार्डी-सुलज़र लॉ को समझने से पहले तो थी कोएगुलेटिंग वैल्यू, दूसरी आई कोएगुलेटिंग पावर, तीसरी आएगी एक्टिव आयंस। रब करें, थर्ड इज एक्टिव आयंस और कोएगुलेटिंग आयंस। फ्लोकुलेशन तो सिर्फ इमल्शन के लिए बात हो रही, तो फ्लोकुलेटिंग आयन भी कह सकते हो आप इस चीज़ को। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट पे 2 तरह के आयंस होंगे, पॉजिटिवली आयंस भी, नेगेटिवली आयंस भी। लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल है चार्जेस को डिस्ट्रक्ट करने के लिए? समझ में आई बात? तो वो इलेक्ट्रोलाइट का आयन जो रिस्पॉन्सिबल है टू डिस्ट्रक्ट या टू न्यूट्रलाइज द कोलाइडल चार्ज फॉर द कोएगुलेशन इज कॉल्ड एज कोएगुलेटिंग आयन। अब एक और बात समझिए, कोलाइडल पार्टिकल जैसे मान लो पॉजिटिवली चार्ज मैंने लिया, ठीक है, जैसे मैंने मान लीजिए FeOH होल थ्राइस ही लिया, आपको पता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इट्स अ सोल, ये कोलाइड है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, मैंने मिला दिया FeCl3 ही मिला दिया, तो कोएगुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? क्या Fe3 पॉजिटिव हुआ कि Cl नेगेटिव हुआ? तो इलेक्ट्रोलाइट का अपोजिटली चार्ज पार्टिकल ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज आएगा तो ही तो उसके चार्जेस खत्म होंगे, और जैसे चार्जेस खत्म होंगे तो बाकी जो FeOH होल थ्राइस बचे हैं वो आपस में जाके जुड़ के प्रेसिपिटेट हो गए। The phenomenon is called as coagulation। बात समझ में आ गई?
सो आप लिख सकते हो इसमें द आयन कैरी अपोजिट चार्ज, द आयन कैरी अपोजिट चार्ज, किससे अपोजिट? टू दैट ऑफ सोल, टू दैट ऑफ सोल are effective to bring out coagulation. These oppositely charged ions of electrolyte is known as एक्टिव आयन। यही एक्टिव होंगे फॉर द कोएगुलेशन, बाकी तो न्यूट्रली बने रहेंगे। बात समझ में आई? 3 बातें बताई मैंने आपको, कोएगुलेटिंग आयन, फ्लोकुलेटिंग वैल्यू, कोएगुलेटिंग पावर, तीनों ही प्रॉपर्टी हैं इलेक्ट्रोलाइट की। गॉट इट? तीनों ही प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइट की है। कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या थी? What is coagulating value? Minimum concentration of electrolyte in millimoles that is required to bring out coagulation, complete coagulation of 1 liter colloidal salt. Coagulating power, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो पावर जो कोएगुलेट करवा दे। फ्लोकुलेटिंग आयन, जो अपोजिटली चार्ज आयन जो कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मैं कोएगुलेटिंग पावर में थोड़ा एक बात बताता हूँ। मैं बोलता हूँ बेटा ये चेयर्स हैं आपके, सपोज करो 10-12 चेयर्स हैं, इनको अरेंज करके इकट्ठा करना है। एक तो 4 बच्चे कर रहे हैं और एक अकेला ही आके कर रहा है, तो किसकी पावर ज़्यादा हुई? क्या उन चारों की हुई या अकेला की हुई? पावर किसकी ज़्यादा हुई? अकेले की ज़्यादा हुई, क्योंकि जो काम वो 4 मिलके कर रहे थे वो अकेला कर गया। मैंने कहा इकट्ठा करना, और किसकी पावर ज़्यादा हुई? तो अगर वो 4 की बात करें तो 4 बच्चों ने काम किया उसको इकट्ठा करने का, तो पावर तो डिवाइड होगी ना सारी की सारी। टाइम की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ टाइम का बेटा बात ही नहीं है ना। फिर अब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो टाइम देखना है, उसमें फिर निकालना है टाइम इसके अंदर। ठीक है, अभी आधे घंटा और है, टाइम निकालना, फिर ख़त्म करना है। एनी हाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आना है तो उसको जल्दी फास्ट अप करो बेटा, सीधी सी बात। नाउ अब समझो व्हाट इज हार्डी-सुल्ज़ लॉ। लॉ क्या कहता है? लॉ के 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। तो हार्डी-सुल्ज़ लॉ, हार्डी-सुल्ज़ लॉ ये कहता है कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, सीधा लिख दो, कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is directly proportional to the 4th power of active ions या फ्लोकुलेटिंग आयंस। 4th पावर की जगह पे 4th वैलेंसी कर लेना चाहो तो, कहीं तुम समझ पावर का मतलब समझ ना पाओ तो। पहला स्टेटमेंट ये मतलब कोएगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस एक्टिव आयंस की जगह पे आप इसको एन से शो कर लेना, जहाँ एक्टिव आयंस लिखा है ना उसको एन से शो कर लेना। तो कोएगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयंस। पहली बात ये, वेयर एन इज द एक्टिव आयंस। और दूसरा ये कि ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयन, ग्रेटर इज द कोएगुलेशन। greater the valency of coagulating ions, greater the क्या होगा? greater is the cause for coagulation। दो बातें, जब भी आए दोनों स्टेटमेंट लिखो बेटा, ठीक है। अब समझिए
आते कैसे हैं क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। कोएगुलेशन खत्म, अब क्वेश्चन पे बात आती है। तो 15-20 मिनट उसी पे फोकस करना है आपको, वरना सब पढ़ा बर्बाद हो जाएगा। रब करें। देखिए बेटा, पहला लेता हूं, क्वेश्चन है फॉर द कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सोल, या ऐसे क्वेश्चन आ गया, फॉर द कोएगुलेशन ऑफ AS2S3, ठीक है। गिव द ऑर्डर ऑफ CP एंड CV, CP और CV का ऑर्डर देना है, और ऑप्शंस है आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, उसके बाद है पोटेशियम फॉस्फेट, और एक और है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड यहाँ पे आएगा, 3 उधर चला गया तो इधर कर दो आप 4 इधर कर दो 4, बस। हाँ जी, फॉर द कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सोल, CP का ऑर्डर क्या होगा और CV का ऑर्डर क्या होगा। तो सारे के सारे सेम हो गए। एक सेकंड, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस करो। फॉर द कोएगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल करो। फॉर द कोएगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्सोल, CV की वैल्यू क्या है, CP की वैल्यू क्या है, ऑर्डर बताओ। सबसे पहले आपको क्या देखना है ना, सबसे पहले ये देखना है कि किसको कोएगुलेट करना है, किसको करना है, जो कि कैसा है, पॉजिटिव सोल है ना। अब दूसरी बात ये देखनी है कि जो एक्टिव आयन है वो कौन होगा। अगर पॉजिटिव सोल है तो एक्टिव आयन कौन होगा, अपोजिटली चार्ज होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट है सारे के सारे, इसका मतलब, तो इसका मतलब एक्टिव आयन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब यहां पे नेगेटिवली चार्ज कौन है, NO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, और FeCN6 4 नेगेटिव। अब जरा याद करो हार्जे-सुल्ज लॉ क्या कहता है, हार्जे-सुल्ज लॉ क्या कह रहा था, हार्जे-सुल्ज लॉ। दूसरा स्टेटमेंट, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयंस ग्रेटर इज इट कॉज ऑफ कोएगुलेशन, मतलब उतना ही ज्यादा आपको कोएगुलेशन होगा। ठीक है, तो बेटा याद रखिए CV और CP की बात करते हैं तो CV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CP। एक्टिव आयन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ या ग्रेटर द कोएगुलेटिंग पावर, यही बताया था, ग्रेटर द कोएगुलेटिंग पावर, मतलब उसकी CP चला गया, जो पावर जा रही है एक्टिव आयंस के N की पावर 4 वो पावर कहलाएंगी, मोर इट्स द कोएगुलेशन। तो बताइए बेटा किसका ज़्यादा होगा, CP की बात करें तो CP तो पावर पे डिपेंड कर गया, तो जिसकी पावर ज़्यादा वो ज़्यादा कोएगुलेट करेगा। तो सबसे ज़्यादा कौन करेगा, और CP निकालने के बाद CV इज ऑलवेज इनवर्सली, तो उल्टा हो जाएगा यहां से कहानी। बात पल्ले पड़ी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे खोजना क्या है, एक्टिव आयंस को खोजना है। अब ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, ठीक है। सेकंड इज फॉर द
कोएगुलेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सोल्ट। ठीक है, आपको बताना है Cp और Cv का ऑर्डर, KNO3 BaNO3 होल ट्वाइस, AlNO3 होल थ्राइस और THNO3 होल 4। हाँ जी, Cp का ऑर्डर बताइए पहले तो, देन Cv। सबसे पहली चीज़ तो ये देखना पड़ेगा ना कि आपको सोल कैसा लिया आपने सोल क्या लिया है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब एक्टिव आयन कौन बने, पॉजिटिवली चार्ज बने। तो सबसे पहली चीज़ तो ये खोजना होता है कि एक्टिव आयन कौन है, तो एक्टिव आयन आपके कौन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कौन है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे K पॉजिटिव है, यहाँ पर Ba2 पॉजिटिव है, Al3 पॉजिटिव है और थोरियम 4 पॉजिटिव है। तो कोगुलेटिंग पावर से याद रखो, मोर द कोगुलेटिंग पावर मोर इज द कोगुलेशन। तो कोगुलेशन किसका ज्यादा हो गया, और Cv फर्स्ट ये देखो सोल कैसा है, दूसरी बात ये देखो कि चार्ज कौन आया, तीसरी बात ये देखो कि पावर किसकी ज्यादा होगी। अगर पावर सेम हो जाए इन दैट केस साइज देखो, अगर पावर सेम हो जाए तो इन दैट केस साइज देखें, स्मॉलर द साइज मोर इज द कोगुलेटिंग वैल्यू। समझ में आया? क्वेश्चन और देता हूं एक और, सो लाइट्रोपिक सीरीज किसने दी थी बेटा ये सीरीज, हॉफमिस्टर ने। हॉफमिस्टर सीरीज या फिर लायोट्रोपिक सीरीज फॉर कोगुलेशन। मिनिस्टर नहीं है, मिस्टर है, इट्स नॉट मिनिस्टर, इट्स मिस्टर। ठीक है, पहले बात करते हैं हम फॉर नेगेटिवली सोल्ड, फॉर नेगेटिव सोल। अब नेगेटिव सोल के लिए इफेक्टिव चार्ज कौन होंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसका सीरीज का ऑर्डर याद रखना, Mg2 पॉजिटिव इज मोर इफेक्टिव देन कैल्शियम 2 पॉजिटिव देन बेरियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, देन Na पॉजिटिव K पॉजिटिव। मोर द चार्ज वैल्यू मोर इज द कोगुलेशन, वो तो समझ में आ गया। तो 2 पॉजिटिव ज़्यादा करेगा 1 पॉजिटिव से। लेकिन यहाँ पे यहाँ क्या बता रहा है हॉफमिस्टर, हॉफमिस्टर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चार्जेस सेम हो गए तो क्या फैक्टर एनालाइज करें हम लोग। तो हम देखते हैं साइज, स्मॉलर द साइज मोर इज द कोगुलेशन। बेटा साइज, मैग्नीशियम का साइज, कैल्शियम का साइज, बेरियम का साइज, सोडियम का साइज, पोटेशियम का साइज, बेटा दोनों बातों को साइमल्टेनियसली लेके चलना है आपको। जैसे क्वेश्चन ऐसा आ गया, फॉर कोएगुलेशन ऑफ AS2S3 सोल, कोएगुलेटिंग पावर बताओ, MgSO4 CaSO4 BaSO4 NaCl KCl, कौन इफेक्टिव होगा कोएगुलेटिंग पावर। तो पहले तो आप बात करते थे बेटा चार्जेस अलग अलग हैं, चार्जेस अलग अलग थे तो काम हो गया था आपका। अगर मैं यही सेम चीज़, ये तो फर्स्ट फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर अगर आपको बोल दूं कि आपको बोल दिया जाए बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट या एल्यूमिनियम फॉस्फेट ले लो, पहले तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट, बेरियम सल्फेट और NaCl, तो इसमें आपको कोएगुलेटिंग पावर बताने में कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत आसान हो गया, Al3 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, जो अब तक काम करते आ रहे थे। कोएगुलेटिंग पावर इज मोर हैविंग द चार्ज वैल्यू मोर। लेकिन यहाँ पर कोएगुलेटिंग पावर बताने के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे दैट इज Mg2 पॉजिटिव
Ca2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो साइज जिसका छोटा होगा वो मोर इफेक्टिव होगा। पहले तो आपको देखना है चार्ज, ये तीनों इन दोनों से ज्यादा है। दूसरा फैक्टर देखना है फिर चार्जेस सेम हो गए तो साइज, जो हमें हॉफ-मिसे सीरीज बताता है। तो स्मॉलर द साइज मोर इफेक्टिव इज द कोएगुलेशन। ये पूरी तरह से आप ऐसे याद रख लो, लास्ट ईयर फजान्स रूल पढ़ा था आपने, स्मॉल साइज हाई चार्ज वैल्यू इज मोर इफेक्टिव इन पोलराइजेशन, पढ़ा था ना ये चीज़। तो वही एक तरह से फैक्टर्स हो गए। ठीक है, नाउ बी बात करते हैं। फॉर पॉजिटिव सोल, पॉजिटिव सोल के लिए एक्टिव आयन कौन होगा? एक्टिव आयन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो पहला आ जाता है SO4 नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, I नेगेटिव। छोटा साइज, पहले तो चार्ज, चार्ज को देखेंगे। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज चार्ज, पहले हमेशा चार्ज देखना है। अब इनमें देखो सब में नेगेटिव चार्ज है, फिर साइज को देखेंगे। तो क्लोराइड से बड़ा नाइट्रेट, नाइट्रेट से बड़ा क्लोरेट, क्लोरेट से बड़ा आयोडीन, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा हो गया। तो यहां से आपको देखना है। ठीक है, एक स्टेटमेंट और लिखिए। अपॉन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू सोल पार्टिकल, रब करो इसको। इलेक्ट्रोलाइट ऑन सोल पार्टिकल एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू सोल पार्टिकल क्या करते हैं बेसिकली? दे न्यूट्रलाइज देयर चार्जेस, चार्जेस गेट न्यूट्रलाइज, मतलब फॉर कोएगुलेशन ये बात हुई, फॉर कोएगुलेशन। अब आप मुझे बताइए कि ड्यूरिंग कोएगुलेशन जीटा पोटेंशियल कितना होगा? 0, क्योंकि चार्जेस तो खत्म। जब चार्जेस ही खत्म हो गया तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बिकम 0। सो ड्यूरिंग दिस जीटा पोटेंशियल इज 0, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे यहां पर एट जीटा पोटेंशियल, एट जीटा पोटेंशियल, एट जीटा पोटेंशियल the soul become inert and no migration of ions take place। बात सही है? The soul become inert and no migration on cataphoresis take place। कैटाफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हम उस सोल को चार्जेस न्यूट्रलाइज करके उस ट्यूब में डालेंगे, यू शेप ट्यूब में, तो क्या इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा वो? कभी नहीं। तो यहां पे एक टर्म आती है बहुत इंपॉर्टेंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर कोएगुलेशन। व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? ऑफ कोलाइड भी लिख लेना, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आप 2-3 जगह पढ़ोगे। बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ोगे जहाँ प्रोटीन्स की बात आती है, एक आप पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री में, और एक आप पढ़ोगे इसमें कहीं और भी है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। 3 जगह पे आएगा ऑफ कोलाइड्स, और एक एसिड में भी आएगा, 4 जगह आता है। तो व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? क्या होगा? आइसो मतलब कांस्टेंट, न्यूट्रल, इनर्ट, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये 2 लाइन इसलिए लिखवाई।
देखो इसमें द कंडीशन एट विच colloidal particle get या colloidal particle do not carry charge, colloidal particle do not carry charge, और ये कब होता है? जब कोएगुलेशन होता है, ठीक है, एंड पॉजेस मिनिमम स्टेबिलिटी। जब चार्ज ही खत्म हो गया तो कोलाइड की स्टेबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है। दे डू नॉट माइग्रेट टूवर्ड्स ईदर एंड ऑफ इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ वो माइग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑफ कोर्स हम बात हो रही इलेक्ट्रोफोरेसिस की कर रहे हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट या आइसो इलेक्ट्रिकल पॉइंट। समझ में आ गया? एक 2-3 लाइन और लिखनी है, खत्म करना बेटा, सीधी सी बात है। लायोफोबिक सोल्स और लायोफिलिक सोल्स में अगर बात करते हैं तो स्टेबिलिटी कोएगुलेशन ज़्यादा आसानी से कौन बनेगा? क्या लायोफिलिक बनेगा कि लायोफोबिक बनेगा आपका? लायोफिलिक और लायोफोबिक की बात करते हैं। चार्जेस हम बोलते हैं लायोफोबिक सोल्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू लायोफिलिक सोल्स स्टेबल क्यों थे? लायोफिलिक सोल्स बनाए जाते थे अब बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, सीधा सा कंसेप्ट। लायोफिलिक सोल्स की अगर बात करें, फिलिक की बात करें, तो डिस्पर्जन पार्टिकल के ऊपर मीडियम पार्टिकल जो होता है उसके अंदर डिस्पर्स फेस पार्टिकल मिलाते हैं तो सीधा सीधा क्या कहते हैं, लेयर फॉर्मेशन कर लेता है। फेस पार्टिकल के ऊपर मीडियम पार्टिकल की लेयर बन जाती है जिसकी वजह से स्टेबल होते थे। जब बात करते हैं लायोफोबिक सोल की, तो फोबिक सोल्स आर स्टेबल ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। सिर्फ चार्ज की वजह से वो स्टेबल होते थे, वरना मीडियम को तो दूर भगा रहा था वो, ठीक है। तो एक बात यहां पे याद रखना कि लायोफोबिक सोल्स जो होते हैं हैव मिनिमम स्टेबिलिटी एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। लायोफिलिक फोबिक सोल हैव मिनिमम स्टेबिलिटी एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा कम होती है। इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल है, वो एक्सेप्शन याद रखना आप, दैट इज सिलिलिक एसिड पॉजेस मैक्सिमम स्टेबिलिटी एट दिस एसिड। सिलिलिक एसिड पॉजेस मैक्सिमम स्टेबिलिटी एट दिस पॉइंट। लास्ट 2 मिनट्स में आपका लूंगा बस, फिर खत्म। 2 मिनट्स, ठीक है, डन। एग्जाम्पल याद रख लेना इसका। फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे एसिड चैप्टर के अंदर, सिलिलिक एसिड का। अब जो बात आती है इसके न्यूमेरिकल्स की, उस पर बात करता हूँ। रब करो, देखो इस पे किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं वो समझिए आप। जैसे एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन इज व्हाट इज द CV of NaCl if 100 ml of AS2S3 Sol require 5 ml of 1 molar NaCl for coagulation। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं बेटा। डेफिनेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स कहा जाता है इसको। करवाएं, समझिए इस बात को। देखो पूछा है क्या है हमें, CV के बारे में।
ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि CV किसका होता है? इलेक्ट्रोलाइट का। CV इज फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, Cp, CV और एक्टिव आयन सब इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी थी। तो CV की डेफिनेशन याद रखनी है। व्हाट इज CV? कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या थी? दैट इज मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in millimoles for coagulation of बस मैं लिख रहा हूँ ताकि मेन काम यहीं पे आ गई। मिनिमम कंसंट्रेशन मिलीमोल्स में चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट की चाहिए और 1 लीटर सोल के लिए चाहिए। अब क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। व्हाट इज द CV ऑफ NaCl? मतलब NaCl की CV चाहिए। ठीक है, मतलब NaCl यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है, 100 ml ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सोल है, 100 ml AS2S3 सोल लिया, मतलब ये लिया आपने कोलाइडल सोल। रिक्वायर्ड 5 ml ऑफ 1 मोलर NaCl। अब बेटा यहाँ से समझो, 5 ml 1 मोलर सॉल्यूशन फॉर कोएगुलेशन। आपने एक मोलैरिटी में कंसेप्ट पढ़ा होगा, व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, होता था। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होगा। समझ में आ गया? नंबर ऑफ मोल्स इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। सो बेटा मिलीमोल्स क्या हो गया? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ ml। ये लीटर में था, याद आया? तो सीधा सा कंसेप्ट हो गया। दैट इज NaCl रिक्वायर फॉर कोएगुलेशन। कितना NaCl रिक्वायर है फॉर कोएगुलेशन? बताओ बेटा। यही तो पूछा है हमसे, है ना? यही क्वेश्चन है आपका, कितना रिक्वायर्ड है इन मिलीमोल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिलीमोल्स ऑफ NaCl। सबसे पहले बात कर लो मिलीमोल्स। फर्स्ट पॉइंट आएगा मिलीमोल्स या मोल्स ऑफ NaCl रिक्वायर्ड। कितने बेटा? मोल्स इनटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला अप्लाई करें, कितना हो गया? मोलैरिटी कितनी है? दैट इज 1 और ये कितना हो गया? 5 इन टर्म्स ऑफ मिली, ये हो गया। तो ये मिली हो जाएगा आपका, कितना हो गया? 5 मिलीमोल्स। ठीक है, मतलब ये 5 मिलीमोल्स हुआ। 5 मिलीमोल्स 100 ml को कर रहा है जी। कहानी पूरी क्लियर होगी। मतलब 5 मिलीमोल्स ऑफ NaCl इज रिक्वायर्ड फॉर कोएगुलेशन ऑफ, या पूरा लिखो, रिक्वायर्ड फॉर कोएगुलेशन ऑफ कितना? 100 ml सोल। या उल्टा बोलो, 100 ml के लिए 5 मिलीमोल चाहिए। ठीक है, तो बेटा 1 ml के लिए कितना चाहिए? 5/100 मिलीमोल्स चाहिए। मैंने सिंबल उल्टा कर दिया, समझ में आ गया ना? तो बेटा 1 लीटर के लिए कितना चाहिए? मतलब 1000 ml के लिए कितना चाहिए? तो 5/100 इंटू 1000 मिलीमोल्स। तो कितना हो गया आंसर? 50 मिलीमोल्स NaCl इज द CV वैल्यू। कुछ था? सिर्फ इस बात को समझना है, डेफिनेशन। हाँ जी, आया हुआ है। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें, बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें। मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम लीटर के अंदर। बस कहानी क्लियर हुई, डेफिनेशन समझ में आ गई। ठीक है, नोट डाउन दिस इज ऑल फॉर द टुडे क्लास। कल कोएगुलेशन की एप्लीकेशन करके खत्म करेंगे।